अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 15 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि अब ये स्टोरी अपने एंड की तरफ जा रही है, इसके कुछ ही पार्ट्स बाकी रह गए हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर सकती हूँ। वैसे मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा लॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे जो कि वांगशान होगी। और पहली दफ़ा मैं अपनी लिमिट क्रॉस करके पहली बार ही शेयरिंग वाइफ के ऊपर स्टोरी बनाऊंगी। आई डोंट नो मैं कैसे बनाऊंगी, बट मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और वो वांगशान एफ ही होगी। और हाँ, ये वाली स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कर लोगे तो। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आज आपको थोड़ा सा रोना भी आ जाए, थोड़ी सी इमोशनल हो। तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 4 दिन इसी तरीके से गुजर चुके थे और वांगजी अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। और उसने छुप छुपा के ही सही लेकिन अपने घर कॉल कर भी ली थी। और ये कॉल करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि वूश और जैन ही थे। वो जब भी वुशियान घर पे नहीं होता था तब वो उससे छुप छुपा के कॉल करवा ही देते थे। और वो उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। जैरी अंकल ने बताया था कि अब पापा की तबीयत कुछ बेहतर ही थी। हाँ, लेकिन अभी वो कोमा से वापस नहीं आए थे, बट डॉक्टर बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वांगजी को ये खबर सुन के कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। हाँ, वो अपनी माँ को खो चुका है लेकिन उसका बाप जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे अपने पापा पे पूरा ट्रस्ट है। ज़रूर कोई मजबूरी होगी और ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जिसे वो नहीं जानता होगा, और वो ज़रूर जान के ही रहेगा। बस वो यही दुआ कर रहा था पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वो शियान ने फिर उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, और अगर वो कभी आया भी था तो बागजी के बच्चे ने बस उसे लड़ाई झगड़ा करके उससे दूर ही भगा दिया था। और उसे यही बोला था कि उसकी मामा से बस दूर ही रहे और उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे जालिम से बाप की। वूश और वुशियान आज फिर से बाहर ही गए हुए थे किसी क्लाइंट की तरफ, और जैन और वांगजी घर पे थे। नानू जो कि अपनी स्टडी में ही थे, वो ज़्यादातर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे और कोई भी फजूल बात नहीं करते थे। वांगजी, हाँ बोलो। मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे घर चला जाऊं। मेरे घर? वांगजी जैसे एकदम से हैरान ही हुआ था। हाँ, तुम्हारे घर। तुम नहीं जा सकते ना, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। तुम इस फैमिली में शामिल हो चुके हो, लेकिन मेरा हस्बैंड, चाहे वो शान के साथ रहता है लेकिन फिर भी वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा तो नहीं है ना। और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो शायद मैं चला जाऊँ, मेरे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन ना हो। तुम सच में जाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं जाऊँगा। मैं वहाँ पे तुम बन के जाऊँगा और मैं पता करके आऊँगा जो भी हुआ या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे क्या ही सच्चाई है। मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम सच में मेरे भाई हो। तुमने हक अदा कर दिया है। वो आंटी जो एकदम से खुश हो गया था और उसने सैन को गले लगा लिया था। हाँ बस ठीक है, थैंक यू तब बोलना जब मैं कुछ करके आ जाऊँगा। लेकिन तुम अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताना और मैं भी अपने हस्बैंड से बात कर लूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का भी। बच्चा। वांगजी के दिल में एकदम से जैसे उस बच्चे के लिए न जाने क्यों ही नफरत ही पैदा हुई थी। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? हाँ, वो तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? जैन को एकदम से हैरानी हुई थी। मैं उससे प्यार करूँगा क्या? वो एक शैतान है जिसने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया और पता नहीं मैं क्या कुछ ही करता रहता हूँ। वो उस मनहूस रात की निशानियाँ जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या मैं उससे प्यार करूँगा? क्या मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। वो उसका बाप मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करता है। तुमने देखा वो कितना ज़्यादा ही बुरा है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे जलील करने का। मैं मजबूर हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करूँगा। हाँ, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं उसे पैदा करके छोड़ दूँगा। वांगजी बोला था और फिर एकदम से जैसे उसके बैले में हाथ से ज़्यादा ही पेन हुआ था। देखा, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
हाँ सही है। जैसे इसका बाप मुझे मारता है, जैसे वो बात बात पे टॉर्चर करता है, मुझे ह्यूमिलेट करता है, वैसे भी ये करता है। ये दोनों एक जैसे हैं और खून का असर तो होता ही है ना। तुमने सुना, तुमने देखा है जो कुछ भी ये करता है या जो कुछ भी ये मुझसे बुलवाता है। तुम कैसे ही सोच सकती हो कि मैं एक ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट करूँगा? वो बच्चा जो नाजायज़ है, वो बच्चा जिसे इसका बाप तक नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, वो इससे प्यार करता है। वो इससे कोई भी प्यार नहीं करता। वो बस उसकी मजबूरी है और वो इसे मजबूरी में ही अपनाएगा। लेकिन मैं नहीं, मैं बस इसे पैदा ही करूँगा, इसके अलावा इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। अच्छा सही है, अब तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे भी थोड़ी देर सोना है। वो शहना वो सारी रात सोता ही नहीं है। हाँ तो सोता नहीं है तो तुम्हें अब क्यों सोना है? मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे पागल, कौन सा वो अकेले नहीं सोता, मुझे भी साथ जगा के रखता है। तुम भी पता नहीं क्या हो, समझते नहीं हो। जा रहा हूँ मैं, तुम भी रेस्ट करो अपने बच्चे के साथ। जहन उठ के जा ही रहा था और वांगजी उसको देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा ही अच्छा था और वूश भी। वो दोनों एक जैसे ही थे, हाथ से ज़्यादा अच्छे और खुद से पहले दूसरों का ख्याल करने वाले। हाँ वो जिन ज़रूर थे, इमोशनल थे, उनके अंदर आग थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर कितना प्यार करने वाला दिल था। और एक तरफ उसका हस्बैंड था जो कि इंसान हो के भी कैसे जानवर ही था। वोश और वशियान भी घर आ चुके थे और वोश जो कि भाग के पास अपनी वाइफ के पास ही गया था। पता नहीं उसने ये 4 घंटे कैसे गुजारे थे उसके बिना। वशियान भी अपने रूम में आ ही गया था। उसे थोड़ा रेस्ट ही करना था और वांगजी जो पास सोफे पे बैठा था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो शियान ने एकदम से उसके हाथ में मोबाइल देख ही लिया था। वही मोबाइल जो कि छुप छुपा के सही लेकिन जैन ने उसे दे ही दिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ, उसने एकदम से जैसे वो खींच के तोड़ ही डाला था। मैं वो एकदम से डर ही गया था। क्या तुम? हाँ क्या है तुम? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम कोई किसी से बात नहीं करोगे। तुम यहाँ पे कौन हो? तुम यहाँ पे एक कैदी हो, एक सर्वेंट हो जिसे सिर्फ अपनी सजा ही भुगतनी है। और तुम कैसे ही अपने घर में राब्ता कर सकते हो? और है कौन तुम्हारा? माँ तुम्हारी मर गई, बाप तुम्हारा मरने वाला है, और कोई तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं। और अगर होता भी तो आज तक किसी ने पता तो नहीं किया कि तुम जिंदा हो या मर खाप के। तो तुम्हें क्या है? हाँ बताओ कौन है पीछे जिससे तुम बात करना चाहते हो, किसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होता? बताओ मुझे। वो शियान को एकदम से गुस्सा ही आ गया था, और जाने क्यों ही आ गया था, उसे खुद नहीं पता था। मैं किसी से कोई बात नहीं करता, और क्या आपने सबको अपनी तरह समझा हुआ है? हाँ, मैं कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा था। मैं बस चेरी अंकल से बात करता हूँ और इसके अलावा किसी से भी नहीं। और कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मुझे टॉर्चर करने की। बात बात पे जानवर बनना बंद कर दो। वांगजी ने भी बस आगे से जुबान चला ही दी थी और फिर अगले ही पल जैसे वो शियान ने उसे जोर से थप्पड़ ही मार डाला था। मेरे आगे जुबान चलाओगे तुम? अपनी हैसियत भूल गए हो तुम? क्या हो तुम? हाँ चलाऊंगा मैं, और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। आप जब देखो बात बात में मुझे इंसल्ट करते रहते हो, और मैं जानता हूँ और मैं बता रहा हूँ, जब कभी आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपको कितना ज़्यादा ही रिग्रेट होगा। लेकिन तब मैं नहीं होऊंगा। तब आप किसी से माफ़ी मांगना चाहेंगे लेकिन कोई होगा नहीं। और तब आप कितना रोएंगे, कितना रोएंगे, लेकिन तब आपके पास कोई नहीं होगा जो आपके आंसू साफ करे। हो, मैं और तुम्हारे लिए रोऊंगा। तुम्हारी सोच है, मैं क्यों ही रोऊंगा? तुम्हारे लिए रोने से अच्छा है मैं किसी कुत्ते के मरने पे रो लूं। वो शियान ने कैसे बोला था और मांगजी जैसे उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ तो सही है ना, फिर किसी कुत्ते के साथ जाके मुंह काला कर लेते। मेरी जिंदगी क्यों ही बर्बाद की? बकवास, फिर से बकवास। और अब की बार एक और थप्पड़ उसे मार चुका था, और ये थप्पड़ जो पहले से ही ज़्यादा शदीद था। वांगजी उसे सह नहीं पाया था और वो कैसे नीचे ही जा गिरा था। हाँ बिल्कुल, यही तुम्हारी औकात है मेरे कदमों में गिरे रहने की। तुम जानवर हो, बहुत बड़े जानवर हो तुम। वांगजी ने वैसे गिरे हुए बोला था और उसे कितना ज़्यादा पेन भी हो रहा था। उसके गाल जो कि पूरे लाल ही हो चुके थे उसके थप्पड़ खाने के बाद। जानवर मैं नहीं हूँ, तुम हो। तुम
तुम्हारा बाप, जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो एक इंसान होके भी शैतान है, उसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दे दी। तुम एक शैतान हो, तुम्हारा बाप शैतान है, और तुम्हें इन सब की सज़ा मिलेगी जो कुछ तुमने किया है। वो शैतान नहीं है, तुम हो, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे किसी और के गुनाहों की सज़ा दी, और पता नहीं वो गुनाह किसी ने किए भी हैं कि नहीं हैं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा वुशियान, आई हेट यू। बस मैं यही दुआ करूँगा कि तुम मर जाओ, और अगर तुम नहीं मरते तो मैं ही मर जाऊँ, या ये तुम्हारा बच्चा ही मर जाए। और जब तुम्हारी अपनी औलाद मरेगी तो कितना अच्छा होगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा तुमने मुझे कितना ज़्यादा दुख दिया, मेरे माँ बाप से मुझे दूर करके उन्हें कितना ज़्यादा दुख दिया। तब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर वुशियान। वो कैसे गुस्से से बोल रहा था, और अपने बच्चे का सुन के तो जैसे वुशियान को और ज़्यादा ही आग लग गई थी। क्या बकवास की तुमने? हाँ, मेरे बच्चे को मारोगे तुम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो मेरा बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं होगा, और तुम इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है। हाँ तो सही है, मैं खुद को मार ही डालूंगा। वो एकदम से साइड टेबल की तरफ ही बढ़ा था, जहाँ पे फ्रूट में छोटी सी नाइफ रखी थी, और शायद वो उसे लेके मारने वाला था। वो शियान ने एकदम से वो नाइफ उससे छीनी थी और उसे जोर से धक्का ही दिया था। पागल हो गए हो क्या तुम? वो धक्का कुछ ज़्यादा ही शदीद था। वांगजी जो फिर से अब टेबल से लाके नीचे जा गिरा था, और आपकी बार वो उठा नहीं था और ना ही बोला था। हाँ, बहुत शौक है तुम्हें मरने का, पड़े रहो, मर जाओ तुम। वो शियान ने गुस्से से ही बोला था, और उस नाइफ को दूर ही फेंक दिया था। और फिर उसका ध्यान एकदम से नीचे गया था। वो क्या था? वो तो बस ब्लड ही था जो कि वांगजी की बॉडी से निकले ही जा रहा था। वांगजी जो के पास उल्टा गिरा हुआ था, और वो बोल नहीं रहा था। वो शियान कैसे एकदम से डर गया। वांगजी, वांगजी, उसने जैसे उसे सीधा ही किया था। वांगजी बस वैसे ही सीधा हो चुका था। उसके मुंह से भी बस ब्लड निकल रहा था, और हाँ, उसका बच्चा। वो शियान एकदम से कहाँ पे गया था। उसकी कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ओह नो, आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना? वो ऐसे ही पास उसे हिला जुला रहा था, और तभी वोश और जैन भी आ गए। ये क्या कहा दिया तुमने वशियान, तुम ऐसे जानवर ही हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैन एकदम से आगे ही बढ़ा था, और वो जो क्या गुस्से से वशियान की तरफ ही देख रहा था। इसे देखो, इसे क्या हो गया? क्या हो गया इसे? कुछ भी नहीं हुआ, बस तुमने इसे मारा है और कुछ भी नहीं हुआ। बस इसका थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है तुम्हारा बच्चा मर जाए, और तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलो, मेरा बच्चा है वो शियान को कैसे दर्द से ही उठा था। हाँ, तुम्हारा बच्चा, और तुम ही उसके कातिल बनोगे जो कुछ तुमने किया है। तुम सच में जानवर बन चुके हो। सच में तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म ही हो चुकी है। दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसको हाथ से ज़्यादा गुस्सा आया था, और वो एकदम से आप सैन को और वांगची को साथ लेके बाहर ही जा रहा था। मैं भी चलूँगा, तुम यहाँ पे मरो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ चलने की। वो पास उसे लेके अब गाड़ी में जा रहा था, और वो शियान जो के फर्श पे गिरे उस खून को देख ही रहा था। वो खून किसी और का तो नहीं था, वो उसी का तो था, उसी के बच्चे का। और अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसने ये क्या ही काट डाला। वो वांगजी से नफरत में इतना आगे कैसे ही बढ़ सकता है? उसने अपने हाथ की तरफ देखा था। यही तो वो हाथ था जिससे उसने उसे धक्का दिया था, यही हाथ था जिससे उसे थप्पड़ मारे थे। मैं, क्या मैं सच में जानवर बन चुका हूँ? वो जैसे अपने आप को मिरर में देख रहा था। वांगजी का कुछ ब्लड जो कि उसके कपड़ों पे लगा हुआ था, और उसे जैसे सच में अपना आप एक कातिल सा ही लग रहा था। हाँ, मैं सच में बुरा बन चुका हूँ। ये मैं नहीं हूँ। ये मैंने क्या कर डाला? मैंने उसे मारा। अगर वो मर गया तो? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगा? मैं ऐसे कैसे इतना बुरा बन सकता हूँ? ओ गॉड, प्लीज़ उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो शानवास अपने हाथ की तरफ देख रहा था, और फिर जाने कहाँ से उसकी आंखों से आंसू ही निकल आए। वो आंसू जो बिल्कुल भी साफ नहीं थे, उनमें बस नफरत थी, उनमें कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। तुम जानवर ही हो, तुम एक भटके हुए इंसान हो, जो बिना सच्चाई जाने, बिना पूरी बात जाने एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद ही कर रहा है।
अगर उसके माँ बाप ने या तुम्हारे बाप ने कुछ बुरा किया तो इसमें उसका क्या है कसूर है? तुम उसे क्यों ही सज़ा दे रहे हो? और तुम खुदा हो क्या जो किसी को उसके गुनाहों की सज़ा दोगे? और अगर उसने कुछ किया नहीं तो सज़ा कैसी? बताओ, तुम बुरे हो कि नहीं हो? उसके अंदर का ज़मीर जैसे उसे बोल रहा था और वो शानबाज चुपचाप खुद को देख ही रहा था। मैं सच में बुरा हूँ। मैंने उसे कितना ज़्यादा मारा, मैंने उसे टॉर्चर किया। मैं सच में एक कातिल हूँ। मैं उसकी खुशियों का कातिल हूँ। मैंने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैंने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। वो शियान ने बस एकदम ज़ोर से ही अपना हाथ आप मिरर पे मारा था और वो कैसे टूट ही गया था। उसके हाथ से भी आप ब्लड ही निकल रहा था और फिर वो बैठ के देख रहा था। उसका और मेरा ब्लड सेम एक जैसा है। वो जो भी था, वो मेरे बच्चे की माँ है। मेरा बच्चा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। चाहे वो शैतान है, चाहे वो कुछ भी होगा, लेकिन वो मेरी औलाद है। मैं ऐसे उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज़, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो बस बैठे-बैठे अब रो ही रहा था और उसके हाथ से खून निकले ही जा रहा था। वो बिल्कुल भी उसे ठीक नहीं करेगा। उसे ये दर्द सहना है। पता नहीं उसने वांगजी को कितना ज़्यादा ही दर्द दिया है, थोड़ा तो उसे भी बर्दाश्त करना ही है। 2 घंटे गुजर चुके थे और फिर वो सब आ ही गए थे। वो उस वांगजी को ला के बेड पे लिटा ही चुका था और वो शियान जो बस वहीं पे रोते-रोते सो गया था, एकदम से ही उठा। क्या हुआ? ये ठीक है ना? सब सही है ना? हाँ, सही है। तुम्हारा बच्चा हद से ज़्यादा ढीठ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी वाइफ वो ज़रूर ही मर जाएगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा है लेकिन वो एक इंसान है। वो इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखो मेरे हाथों की तरफ। उससे आप मत मारना। वो बहुत ज़्यादा वीक है, तुम जितना ज़्यादा उसका खून बहा चुके हो। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। या तो वो तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है या खुद को। अब मज़ीद तुमने उसे थोड़ी-सी भी टेंशन दी या मारा तो वो सच में मार ही जाएगा। फिर तुम पालते रहना अपने बच्चे को। वो बस इतना बोल के जा ही चुका था और ज़ैन भी जो अपने आंसू साफ करता हुआ चला ही गया था। वांगजी पास लेटा ही हुआ था और वो कैसे एकदम से पीला ही फाट चुका था। वो शान उसके पास ही आया था। वो देख रहा था वो कैसे ही लाल गुलाबी होता था और एकदम से कैसे वो पीला ही पाट चुका था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ही पाट चुके थे। वो शियान के 10 दिन के साथ ने उसे कुछ नहीं दिया था सिवाय आंसुओं के, मार के, दुख के, दर्द के और इस शैतानी बच्चे के उसके पास कुछ भी नहीं था। बस यही कुछ था। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो मैं सब सही कर सकता हूँ। हाँ, मैं सब ही सही कर सकता हूँ। मेरे पास उसकी पावर है। होश की पावर है मेरे पास। वो शियान अब आहिस्ता आहिस्ता से वांगजी की बॉडी पे टच ही कर रहा था और उसके सारे जख्म तो जैसे उसने भारी डाले थे वो फिर से ही वैसा हो गया था जैसा वो पहले दिन वाला वांगजी था। हाँ, वो उसकी बॉडी को ठीक कर सकता है। उसकी बॉडी पे लगने वाले ज़ख्म और उसकी बॉडी का दर्द तो ठीक कर सकता है। लेकिन वो उन दर्द को, उन ज़ख्मों को ठीक नहीं कर सकता जो उसने उसके दिल पे, उसके रूह पे दी हैं। वो आंची ने एकदम से आंखें खोली थीं। तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? देखो मैंने सब सही कर दिया। वो शियान बोला था और फिर वांगची की आंखें फिर से ब्लैक हो गईं। इट्स ओके पापा, फिक्र ना करो। मैं मरूंगा नहीं। मैं इस दुनिया में आके ही रहूँगा। आपने मुझे मारा। आपने मामा को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। आपकी वजह से वो मुझसे नफ़रत करते हैं। अगर मेरी मामा को कुछ हुआ या आपने फिर से उन्हें मारा तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मार डालूँगा। बहुत हो गया। आपको मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऐसे घुट के मर जाऊँगा। मेरी माँ तकलीफ़ में होगी तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊँगा। बस 1 महीने की बात है और फिर मैं इस दुनिया में आ जाऊँगा। मैं देख लूँगा आपको। वो कैसे बोल रहा था और वो शियान जो कि उसकी बातें सुन नहीं रहा था। आई एम सॉरी बेबी। पापा आपसे नफ़रत नहीं करते। पापा बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ना कोई क्लैरिफ़िकेशन चाहिए।
समझ जाइए आपको, यहाँ से चले जाएं। मामा को रेस्ट करना है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन है। पापा भी यहाँ ही रुकेंगे, आपकी मामा के पास और आपके पास। और आप पापा ने सॉरी बोल दिया है ना, वो नहीं करेंगे। क्या आप पापा को एक चांस नहीं दोगे? आप मेरे बेबी हो ना, मैं आपका पापा हूँ। वो शियान कैसे पास प्यार से बोल रहा था और फिर बेबी ने जैसे हाँ में सर हिलाया। तो प्रॉमिस करते हैं आप? हाँ प्रॉमिस। आप पापा मामा को नहीं मारेंगे? पक्का वाला प्रॉमिस? हाँ पक्का वाला। पिंकी प्रॉमिस। उसने हाथ आगे किया था और वो शियान ने उसका हाथ पकड़ लिया था, वो उसकी छोटी उंगली से अपनी छोटी उंगली मिला के। हाँ, पिंकी वाला प्रॉमिस। ओके, फिर आप सोच सकते हैं, लेकिन मामा को मारना नहीं। हाँ नहीं मारूंगा। वो वैसे ही उसके साथ लेट गया था और बच्चा भी आप सो ही गया था। वो शियान बस वांगजी की तरफ देख ही रहा था। उसने अपना हाथ उसकी पहली पे रखा था और उसे पूरी तरह से फील हो रही थी उसके बच्चे की हार्ट बीट। और जाने क्यों इतने दुख में भी उसके होंठों पे स्माइल आ ही गई थी। मेरा बच्चा, चाहे कुछ भी है, चाहे ये नाजायज़ होगा, लेकिन मेरी औलाद है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अब कभी भी इसकी वजह से इसकी माँ को नहीं मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू बेबी। तुम बस सो जाओ, पापा इधर ही हैं। मोश और जैन भी अपने रूम में थे जब जैन ने वुश से एक अजीब तरह की फरमाइश कहा थी। नो जानू, तुम वो नहीं कर सकते। नहीं, मुझे करना है, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं कर लूँगा। लेकिन लेकिन क्या, मैं उससे कुछ भी मिस यूज़ नहीं करने वाला। मुझे ये सब आगची के लिए करना है। प्लीज़ मुझे सिखा दें। तुम सच में सीखना चाहते हो? हाँ, मुझे वो स्पेल सिखा दें जिससे मैं किसी का भी रूप ले लूँ। और अगर तुम रूप बदल के कहीं भी चले गए तो मेरा क्या ही होगा? क्या आपको लगता है मैं आपके अलावा कहीं और जा सकता हूँ? हाँ, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है आपको? मैंने इन कैद के सालों में भी बस आपके बारे में सोचा है। आपके अलावा मैं कभी किसी का नहीं हो सकता। आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें किसने कैद किया? पापा ने। और किसने? जब उन्हें पता चला था कि मुझे किसी ने मार काट दिया तो तब वो बस मुझे ज़्यादातर रूम में लॉक ही रखते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मैं बाहर निकलूं। ज़्यादातर लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं था। वो बस सबसे यही कहते थे कि मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं अपनी आंटी के पास ही रहता हूँ। वो मुझे बस कभी कभार ही घर से निकलने देते थे। हाँ, मैं स्कूल जाता था अपने दूसरे इंसान दोस्तों के साथ, लेकिन वो भी खुद को कवर करके। मुझे उसके अलावा कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी और पता नहीं पापा ऐसा क्यों ही करते थे। और फिर जब मैं 16 साल का था तब तो उन्होंने मुझे पूरा पूरा ही कैद कर दिया था। मैं पूरे 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। क्या? मुझको एकदम से जैसे कितना ज़्यादा ही दुख हुआ था। हाँ बिल्कुल। और जब 18 साल का होने में बस 2 दिन बाकी थे तभी पापा ने मुझे बाहर निकाला था और मुझे बोला था कि मैं जाऊं और अपने बेट को तलाश करूं। मैं वो शियान को तलाश करूं। लेकिन वो शियान क्यों? तुम्हारा मेट तो मैं था ना। वो मुझे नहीं पता। उन्होंने बस यही बोला था कि मुझे वो शियान के पास जाना चाहिए, मैं उसको ढूंढूं। और मैंने उनकी बात मान ली। मुझे पता था आप उन्हीं के साथ रहते हैं। मैंने बस उशियान के नाम का बहाना करके ही आपको ढूंढना स्टार्ट किया था। और फिर जब मैं शंघाई गया था वांगची को अपने साथ लेने तब मैंने आपको देख ही लिया था उशियान के अंदर। ओ गॉड, तुम्हारा बाप, वो ऐसे क्यों ही करेगा? वो तुम्हें क्यों ही वो उशियान के पास भेजना चाहता था? क्या उसने तुम्हें कभी भी नहीं बताया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन बस एक दो बार उन्होंने इतना ही बोला था कि वो चाहते हैं कि मैं वो शियान के पास चला जाऊं, वही मेरे लिए बन है। तब मैंने भी उनकी बात पास मान ही ली थी। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि वो शियान एक नहीं बल्कि दो ही हैं, एक वो शियान और एक वूश। ओह गॉड, तुमने इतना सब बर्दाश्त किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैं
कभी तुम पे शक नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें सेफ और सिक्योर देखना चाहता हूँ अपने साथ। मैं तुम्हें ज़रूर ही सिखाऊंगा। तुम्हारी नीयत अच्छी है और देखना, हम वांगजी और वुशियान को भी करीब ला के रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मार सकता हूँ, मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी आखिरी सांस है, मैं बस आपके साथ रहूँगा। और अगर मैंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप यही समझिएगा, जहन इस दुनिया में नहीं रहा। बकवास बंद करो, ऐसे मरने की बातें की ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो उसने जैसे उसे एकदम से हाथ काट लिया था और उसका दिल जैसे कांप ही रहा था। उसके जहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी छोटी सी वाइफ, जिसके दिल में बस उसके लिए प्यार ही प्यार है, और वो शाब उसके बगैर मार ही जाएगा अगर उसे कुछ हो गया तो। 2 दिन और ही गुजरे थे और वो उस जो के पास आज घूमने फिरने निकला हुआ था। जैन को उसने बोला था, लेकिन उसने बोला था वो वांगजी के साथ ही रहेगा, इसलिए वो आज अकेले निकल आया था। उससे थोड़ी मेडिटेशन करनी थी और वो शियान पास घर पे ही था वांगजी के पास। हाँ, वांगजी उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था, उससे बस मिर्चें चबा के बुलाता था, लेकिन अब वो शियान थोड़ा बेहतर ही था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता था जो कुछ बुरा उसने किया उसके बाद तो वांगजी उसका हाथ मुंह चूमने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो उस पास वैसे यहाँ से वहाँ फिर रहा था जब उसने किसी की आवाज़ ही सुनी थी। ओह, तो तुम यहाँ पे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा था, वो कोई अनजान ही आदमी था। हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे ससुर का बहुत खास हूँ। ओह, तो मेरे ससुर के चमचे, तुम यहाँ पे क्या ही करने आए हो? वो उसने एकदम से उसे देख के गुस्से से ही बोला था। तुम्हारा काम तमाम करने, और क्यों ही आऊँगा मैं? मगर क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कुछ भी नहीं किया, बस यही तो बात है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम बस एक कांटा हो। तुम बस वो कांटा हो जो फजूल में आ गया। तुम अगर ना होते तो सब सही होता, और अब तुम्हें नहीं होना। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी वाइफ को भी भेज दूंगा मैं। उसने एकदम से अपनी स्वाड़ी निकाली थी और वो शो के उसकी तरफ देख ही रहा था। ओह, तो तुम मुझे मारोगे? वाह, कितना मज़ा आने वाला है। कितना टाइम हो गया, मैंने भी कभी कोई फाइट नहीं की। हो जाता है मुकाबला फिर अभी। वो जो एकदम से अपने असल रूप में आ गया था और वो जो भी था उसे एकदम से देख के डर ही गया था। आओ, मारो मुझे मेरे ससुर के चमचे, आ जाओ। वो पास आ, अपने बड़े बड़े नाखून लेके उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा ये शैतानी रूप मुझे डरा नहीं सकता। अरे हाँ बिल्कुल, मैं कब डरा रहा हूँ? मैं तो बस तुम्हें अपना असल रूप ही दिखा रहा हूँ, ताकि तुम जाके बता सको मेरे ससुर को कि उनका दामाद कितना ज़्यादा ही हैंडसम है। हूँ ना मैं हैंडसम? उसने एकदम से बोल के जैसे उस जिन का गला ही पकड़ लिया था, और अगले ही पल वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से बस उसके सीने में वार कर ही चुका था। तुम मरोगे, लेकिन मरने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना भी है मुझे। चलो मेरे साथ। वो उसे ऐसे ही लेके अब आ गया था और फिर उसने जहन को ही आवाज़ दी थी, बाहर आओ। जानते हो क्या इसे तुम? जहन जो के पास जल्दी से बाहर ही आ गया था फ्लाई कार के। ये, इनको क्या हो गया? वो एकदम से जैसे परेशान ही हो गया था। कौन है ये मेरे अंकल हैं, शुआन। ओ माय गॉड, मैंने तुम्हारे अंकल को मार डाला। अंकल आप ठीक तो हैं ना? मैं ठीक हूँ। ये देखो तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया, इसने मुझे कैसे ही मारा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं अभी आपको ठीक कर देता हूँ। ये तुम क्या खा रहे हो सहन? तुम जानते हो ये मुझे मारने आया था। नहीं, ये आपको क्यों ही मारेंगे, ये बहुत अच्छे हैं। मैं इनको भी ठीक कर देता हूँ। आप इनको ठीक करें ना प्लीज़। मैं इसे ठीक क्यों करूँ, मैंने इसे मारा है। प्लीज़ ठीक करें ना, मेरे लिए कर दें। हाँ, तुम्हारे लिए। सही है, कर देता हूँ। अब जैसे बीवी बोलेगी हस्बैंड को तो करना ही पड़ेगा। वो उसके पास आया था और उसने मुंह बनाते ही सही, लेकिन उसको ठीक कर ही दिया था। जैन जो कि हाथ से ज़्यादा ही मासूम था, वह कैसे अपने अंकल को हाथ ही काट चुका था।
अंकल आई एम सॉरी, उन्हें नहीं पता था आप मेरे अंकल हैं। वो आपको क्यों ही मारेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज़ पापा को नहीं बताइएगा ना कि उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया। हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक बार मेरे गले नहीं लगोगे क्या? उसने जैसे अपनी बाजू ही फैला दिए थे और जैन जो कि उसके सीने लाग ही क्या था। उसका फेस वोश की तरफ था और जैन की बैग थी वोश की तरफ, और तभी उसने जाने कहाँ से वो छोटा सा हंजर निकाल लिया था। वोश पास देख ही रहा था और अगले पल वो जैसे उस हंजर को आप जैन के बैग में उतारने वाला था। नो! वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन इससे पहले ही वो जैन पे वार कर ही चुका था। अलविदा भतीजे, मैं चाहे बचूं ना बचूं, लेकिन तुम तो मार के ही रहोगे। तुम्हारी जैसी निकम्मी औलाद के होने से अच्छा था मेरा भाई बे औलाद ही रहता। उसने दूसरा वार भी किया था और वो जो के वहीं रुक सा किया था। जैन की बॉडी एकदम से गायब भी हो चुकी थी और अब तीसरे वार में वो हंजर सीधा शॉन के गले में उतर चुका था और वो बात हैरानी से देख ही रहा था। वो जिसके चेहरे पे पहले परेशानी थी अब एकदम जैसे स्माइल ही आ गई थी। हाँ तो मेरे छोटे ससुर जी, मेरी वाइफ को मारोगे तुम? मैं तुम्हें मार ही डालता, लेकिन जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों ही लेकर आया? ताकि जैन तुम्हारी सच्चाई को जान सके। और तुमने क्या सोचा मैं इतना पागल हूँ जो अपने जैन को ऐसे तुम्हारे सामने ले आऊँगा कि तुम उसे मार डालो? मुझे कब से ही पता था, तुम कब से ही हमारे पीछे पीछे किसी कुत्ते की तरह फिर रहे थे। मैं इसीलिए वहाँ पे गया था ताकि तुम्हें यहाँ पे ला सकूँ, समझ आई? और मेरा जैन एकदम से ठीक है। जैन जो कि वूश के पीछे ही खड़ा था, वो थोड़ा परेशान ज़रूर था लेकिन वूश ने उसे आगे बढ़ के आगे काट लिया। तुम मत परेशान हो, ये कोई तुम्हारे अपने नहीं है। देखा तुमने, तुम्हारे बाप ने इसे भेजा था तुम्हें मारने के लिए, और क्या मैं तुम्हें मरने देता? आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने फाइनली स्पेल सीख ही लिया। हाँ, मैंने सीख लिया। जैन ने कुछ और नहीं किया था बल्कि वो उससे सीखे हुए स्पेल से ही अपना एक इमेज ही बना के अपने चचा के पास भेज ही दिया था, और जिसे हंजर लगा था वो कोई और नहीं बल्कि जैन का इमेज ही था। श्वान मार चुका था और वो उसने जैसे एकदम से उसकी बॉडी को आग ही लगा दी। सब खत्म, खल्लास। वो जैन को लेके अब अंदर ही आ चुका था और जैन जो कैसे आहिस्ता आहिस्ता ही चलने लगा था। अब तुम्हें क्या मसला हो रहा है? हाँ, एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से देखो कैसे नहरे। मैं थक गया हूँ। अरे वाह, तुम ऐसे ही थक जाते हो। याद है जब एक बार, हाँ कुछ दिन पहले की तो बात है, जब तुमने बोला था तुम फूल उठाते हुए थक जाते हो, याद है तुम्हें? वो उसने जैसे प्यार से उसे उठा ही लिया था और अब उसे याद दिला रहा था। हाँ याद है, बस मैं ऐसे ही थक जाता हूँ। तब मैं थका नहीं था लेकिन आज ज़रूर ही थक गया हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। वो फिर से उसके गले में बाजू डाल चुका था और बूझ हो गया, उसे रूम में ले गया। चलो जी, चल के अपनी वाइफी का चेकअप करते हैं, उसे क्या ही हो गया है। और फिर थोड़ी देर के बाद एकदम से उनके कमरे से जैसे चीहों की आवाज़ ही आई थी। वांगजी जो एकदम से डर ही गया था, वो भाग के उसके रूम में गया था। वो दोनों कैसे खुशी से चिल्ला के एक दूसरे को पास आगे किए बैठे थे और वो शियान भी उन्हें हैरानी से देख रहा था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या मसला है, क्यों चीखें मारे जा रहे हो? हम हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओह, ओ माय गॉड, इस घर में सब लोग पागल हैं क्या? जब कोई खुश होता है तो क्या वो चीखता है, चिल्लाता है? वो तो खुश होता है ना, और खुश होने के और भी तरीके होते हैं। ये नानू तो जो एकदम से आए गए थे, नानू बात ही ऐसी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता। हमें भी बता दो ताकि हम भी थोड़े से खुश हो जाएं, नानू ने बोला था। रोज जाके जैसे उनको गले मिल गया। आप इतनी भी खुशी क्या हो गई कि तुम ऐसे मुझे जब यहीं डाले जा रहे हो? नानू थोड़ा सा स्माइल करके बोले थे। नानू मुबारक हो, आप माँ बनने वाले हैं क्या? नानू ने एकदम से उसे पीछे धक्का ही दिया था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माँ बनने वाला हूँ, वो उसने फिर से बोला था। और अब नानू का छोटा सा थप्पड़ उसकी अकल के पार चुका था।
क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे नानू, इतना ज़्यादा कुछ भी बोला जा रहा है, आई एम सॉरी। नानू, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और जैन बाप बनने वाला है। मेरा मतलब है, जैन प्रेग्नेंट है और मैं बाप बनने वाला हूँ। वो कैसे खुशी से बात उछल कूद ही कर रहा था किसी बच्चे की तरह। नानू भी खुश हो गए थे और मुशियान भी। ओ माय गॉड! तो फाइनली इस घर में दो प्रेग्नेंट लोग हैं। वो शियान ने थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और वांगजी की तरफ ही देखा था और वांगजी जो के पास मुंह बना के उसे देख के आगे बढ़ चुका था। फाइनली साहब थोड़ी देर के लिए सही लेकिन होश जरूर थे। और फिर ये उसी ताप भी ताक रही थी जब तक जैन ने कल सुबह जाने का ऐलान नहीं किया था। तुम नहीं जा सकते, उन साहब ने एक साथ ही बोला था। लेकिन मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, ज़रूर ही जाऊंगा। मुझे वांगजी की ज़िंदगी के लिए जाना ही होगा। मैं उसके पापा का भी हाल देख के आऊँगा और शायद मैं उन्हें ठीक कर सकूँ। और अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। बस 2 दिन की तो बात है ना। उसने जैसे वूश की तरफ देखा था और वूश ने बस हाँ में सर हिला दिया था। वो जानता है उसका जहन हमेशा सही करता है और वो कभी कुछ गलत नहीं करता। उसे खुद से भी ज़्यादा जहन पे भरोसा है और जहन किसी गलत काम के लिए नहीं जा रहा। वो उसे ज़रूर सपोर्ट करेगा उसके हर फैसले में। 2 दिन और ही गुजर गए थे और जैन जो कि एक दिन और रेस्ट करने के बाद आज पास जा ही रहा था। वो शुशान और वांगजी जो कि उसे शहर की बाउंड्री तक छोड़ने आए थे उससे आगे नहीं जा सकते थे। बस उनकी लिमिट यहाँ तक ही ख़त्म होती है, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जैन जो के पास उनको बाय बोल रहा था और अब वो अपनी प्यारी सी बाइक में बस जाने वाला था। वो बाउंड्री को क्रॉस कर ही चुका था जब वो सब एकदम से डर ही गए थे। वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रूहान ही खड़ा था, आंखों में आग लिए और अपने हाथ में वो बड़ी सी स्वाड लिए। तो तुम फाइनली बाहर निकल ही आए चूहे कहीं के, उसने जैसे जैन को देख के बोला था और जैन जो कि बाइक से उतर गया। पापा, बस कोई बाप नहीं, जहन्नुम में जाओ, मर जाओ तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैन प्लीज़ वापस आ जाओ। वो एकदम से डर ही गया था और वो शान पास उसकी तरफ देख ही रहा था। वापस आ जाओ प्लीज़, ये तुम्हें मार डालेगा, वो शियान ने बोला था। और वांगजी जो कि अब उस शियान को जैसे आगे काट चुका था, उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। जहन को बचा लें प्लीज़, वो उसे मार डालेगा। वो कितना ज़्यादा डर गया था और डर के पास कांप भी रहा था। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो उस पास आगे ही बढ़ा था और वो शियान भी, लेकिन एकदम से जैसे वो उस बाउंड्री से टकरा के वापस ही गिर चुके थे। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस खड़े होके इसकी मौत का तमाशा देखोगे। रूहान ने बस ऐसे ही बोला था और उसने जैसे एकदम से जैन को पकड़ लिया। ये तुम लोगों के सामने मरेगा, इसे सज़ा मिलेगी अपने बाप से गद्दारी करने की। इसने मुझे वो बच्चा नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, इसने वशियान से शादी नहीं की जो मुझे चाहिए था, ये वशियान का मेट नहीं है जो मुझे चाहिए था। जब ये कुछ कर नहीं सकता, इसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। पापा प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जैन ने बोला था और उसके आंसू जैसे गिर ही रहे थे। अंकल, अंकल प्लीज़ इसे छोड़ दें, उसके ऊपर तरस खाएं, वो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर मेरा बच्चा है अंकल प्लीज़। वो जो के पास आप बैठ के रो ही रहा था। ओह, क्यों छोड़ूं, क्यों तरस खाऊं मैं इसके ऊपर? क्या तुमने मेरे भाई को मारते हुए उसके ऊपर तरस खाया था जो मैं इसके ऊपर खाऊं? ये मरेगा और मुझे इसके बच्चे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वो बच्चा चाहिए जो उसके पास है, वो बच्चा जो वांगजी के नहीं इसके पेट में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो इसके बच्चे का मुझे क्या ही करना, वो भी अपनी माँ के साथ ही मरेगा। अलविदा बोल तो अपने हस्बैंड को आखिरी दफ़ा, रूहान ने कैसे बेदर्दी से बोला था और फिर जैसे उसने एकदम से जैन के मुंह पे हाथ ही रख दिया था और अगले ही पल वो अपनी उस तलवार से उसके गले पे वार कर ही चुका था और एकदम से जैसे ब्लड निकल के उसके पूरे ड्रेस को लाल कर ही चुका था और वो एकदम से गिर ही गया। वो उससे पहले गिर चुका था और फिर जैन जो के पास अपनी निकलती हुई जान के साथ आहिस्ता आहिस्ता से ही लेकिन उसके हाथ के करीब अपना हाथ गाड़ ही चुका था।
वो दोनों ही तो गिर चुके थे और जहन के पास आखिरी कुछ सांसें ही बाकी थीं। उसका बाप जो कि गायब हो ही चुका था। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। उसने बस इतना ही बोला था और वो उसके जवाब से पहले ही उसकी वो सब आंखें जैसे बांधी हो चुकी थी। वो उस पास रो ही रहा था, उसकी दुनिया बस बर्बाद हो ही चुकी थी। ये एक हफ्ते का साथ, उसके चांद दिन की खुशियाँ बस अब हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा ही चुकी थीं। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। जहन की रूह पास निकल ही चुकी थी और उसकी बॉडी जो कि अपनी असल हालत में आ चुकी थी। उसका वो वाइट ड्रेस जो कि अब बिल्कुल लाल था, उसके विंग्स जो कि बेजान थे।